नेक्स्ट है इसमें लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना। इसमें फर्स्ट आ जाएगा, यह सिद्धांत अनैतिहासिक है कि इतिहास में इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि कभी कोई ऐसा समझौता हुआ था और समझौते के द्वारा राज्य नाम की संस्था का निर्माण हुआ था। और इतिहास में इस बात का भी साक्ष्य नहीं मिलता कि राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व लोग इतने विवेकशील थे और इतने शांति प्रिय थे। इसके साक्ष्य भी, इसके प्रमाण भी इतिहास में कहीं नहीं मिलते। सेकंड है इसमें अधिकार केवल राज्य में ही संभव। अधिकार क्या है? सुविधाएं, ऐसी सुविधाएं जिसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, या ऐसी परिस्थितियां जिनके बिना व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। यदि ये सुविधाएं हैं तो कोई देगा, जब ही तो मिलेंगी। यदि ये परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का कोई निर्माण करेगा, तभी तो वो परिस्थितियां बनेंगी कि सभी समान रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। तो लोग जबकि ये कहते हैं कि ये अधिकार उस समय भी व्यक्ति को प्राप्त थे जब राज्य नहीं था, जब देने वाली कोई संस्था ही नहीं थी, तो तब ये अधिकार आए कहाँ से? और दूसरा, अधिकार तब तक प्रभावी नहीं माने जा सकते, वास्तविक अर्थों में अधिकार नहीं माने जा सकते जब तक कि उनके पीछे न्याय की शक्ति ना हो। कि अधिकार यदि किसी व्यक्ति के छिन गए हैं तो वो न्याय की शरण लेकर उन अधिकारों को वापस प्राप्त कर सके। यदि ये व्यवस्था नहीं है तो फिर तो वही हो गया ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसने अधिकारों का फायदा उठा लिया वो भी ठीक, जो नहीं उठा पाया वो भी ठीक। जबकि अधिकारों के लिए कहा जाता है कि अधिकार वो परिस्थितियां हैं, वो सुविधाएं हैं जो सबको समान रूप से उपलब्ध होती हैं, तभी हम उन्हें अधिकार कहते हैं। तो इस अर्थ के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था में लोगों के अधिकारों की लॉक ने बात की है वो वास्तव में अधिकार नहीं थे। नेक्स्ट है समाज और राज्य दो अलग अलग संस्थाएं हैं। लॉक ने क्या माना कि जो पहला समझौता हुआ उससे लोग जो थे उन्होंने परस्पर जो समझौता किया, राजनीतिक समाज अस्तित्व में आया। जबकि समाज और राज्य दोनों अलग अलग हैं। राज्य के लिए तो 4 तत्वों की जरूरत है, जनसंख्या, भूमि, सरकार, प्रभुसत्ता। समाज के पास प्रभुसत्ता नहीं होती। समाज के नियमों का यदि आप उल्लंघन करते हो, समाज में रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, जीवन जीने के तरीके हैं, यदि कोई उनका उल्लंघन करता है तो समाज को ऐसी कोई पावर नहीं है, ऐसी समाज के पास कोई शक्ति नहीं है कि समाज मृत्युदंड दे दे या जेल में डाल दे। ये जो प्रभुसत्ता की शक्ति है ये केवल और केवल राज्य के पास होती है। इसे हम ये तो कह सकते हैं कि राजनीतिक समाज बना, ये समाज का सिद्धांत तो हो सकता है, लेकिन ये राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं हो सकता। नेक्स्ट है वैधानिक प्रभुसत्ता का कोई वर्णन नहीं। और लॉक ने क्या कहा था कि जो शासक है उसके पास समस्त शक्तियां होंगी, उसकी आज्ञा ही कानून होगी, वो वैधानिक संप्रभु था। यहाँ लॉक ने संप्रभु को तो कोई शक्तियां दी नहीं है, उसको तो ट्रस्टी बनाया है। बात की है शक्ति की तो केवल और केवल राजनीतिक प्रभुसत्ता की है कि जनता में समस्त शक्तियां निहित होंगी, जनता जो चाहेगी वैसा होगा। और किसी भी राजनीतिक प्रणाली में वैधानिक प्रभुसत्ता और राजनीतिक प्रभुसत्ता दोनों का होना जरूरी है। लोग वैधानिक प्रभुसत्ता का वर्णन करके राजनीतिक प्रभुसत्ता को भूल गया था, और जॉन लॉक ने राजनीतिक प्रभुसत्ता का वर्णन तो किया, जनता की शक्तियों का वर्णन तो किया, लेकिन वैधानिक प्रभुसत्ता का जिक्र करना वो
भूल गया, उसको महत्व ही नहीं दिया, जबकि दोनों ही किसी शासन प्रणाली के लिए अनिवार्य तत्व हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत अस्पष्ट है। लोक ने जो प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, और लोग खुद कह रहे हैं कि पहले समझौते के द्वारा राजनीतिक समाज के रूप में लोग संगठित हुए, राज्य नहीं था, समाज नहीं था, फिर ये अधिकार किसने दिए और किसको दिए। दूसरा, लोग जब ये कहते हैं कि ये प्राकृतिक अधिकार हैं, तो वो किस अर्थ में प्राकृतिक हैं, इसकी व्याख्या लोक ने कहीं भी नहीं की कि उसका ये कहने का आशय क्या है कि ये अधिकार प्राकृतिक है। वो तो हम मान रहे हैं ना कि उसने ये कहा कि ये अधिकार प्रकृति की देन है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से कहीं भी ये व्याख्या नहीं की कि प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ वो क्या समझ रहा है और या क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट है, क्रांति का निरंतर भय। अब इसमें लोक ने क्या कहा कि जनता के पास क्रांति का अधिकार रहेगा। अब सरकार के पास शर्तों सहित शक्ति है और साथ ही साथ उसको एक निरंतर डर है कि क्रांति हो सकती है, तो सरकार तो जो काम करना चाहिए कोई सुधार के लिए वो भी नहीं कर पाएगी कि पता नहीं लोग विद्रोह ना कर दें, क्रांति ना कर दें। तो क्रांति का भय यदि सरकार को होगा तो सरकार ढंग से काम नहीं कर पाएगी और समाज में कोई भी सुधार आना संभव नहीं है, क्योंकि हर सुधार का शुरू में विरोध होता है। और यदि लोगों को ये अधिकार के रूप में दिया गया है तो फिर वो विरोध या विद्रोह प्रचंड भी हो सकता है कि सरकार ही अपने पैर उखाड़ के बैठ जाए। नेक्स्ट है इसमें लोक के सिद्धांत का महत्व। जॉन लॉक ने जब ये कहा कि समझौते के द्वारा राज्य नाम की संस्था की उत्पत्ति हुई, आलोचकों ने ठीक है उसकी आलोचना की है, लेकिन आलोचना के बावजूद जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक में जो ये वर्णन किया है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, उसमें उसने कुछ एक ऐसे नए विचार दिए हैं जो राजनीतिक जगत को और मानव जगत को उसकी सबसे बड़ी देन है। फर्स्ट इसमें आ जाता है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। ठीक है कि जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों को स्पष्ट नहीं किया कि वो इसका क्या अर्थ लेता है, लेकिन जब उसने ये कहा है कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता ये 3 अधिकार प्राकृतिक हैं, तो जॉन लॉक पहला ऐसा राजनीतिक विचारक था जिसने ये कहा कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता इन 3 अधिकारों की अनुपस्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। ये व्यक्तित्व विकास की, जीवन के विकास की अनिवार्य शर्तें हैं। अधिकारों की बात करने वाला पहला राजनीतिक विचारक जॉन लॉक था। उससे पहले किसी विचारक ने ये विचार ही नहीं दिया था कि नागरिकों के भी कुछ अधिकार होने चाहिए। सेकंड है इसमें सरकार का उद्देश्य जन कल्याण। हम लोक ने क्या कहा कि जो शासक है यदि वो प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप कानून नहीं बनाता या जनता की इच्छा के विरुद्ध कानून बनाता है तो जनता को विद्रोह का अधिकार है। विद्रोह का अधिकार इसको तो सहमति नहीं दी जा सकती, लेकिन इससे जो बात निकल कर आई वो ये कि जो सरकार है उसको जनता की इच्छा के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। और वर्तमान में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में कोई भी सरकार यदि जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है तो वो ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाती, और ये विचार सर्वप्रथम जॉन लॉक ने दिया। थर्ड है इसमें राज्य और सरकार में अंतर। जॉन लॉक पहला दार्शनिक था जिसने कहा कि राज्य एक अलग संस्था है, सरकार मात्र उसकी एजेंसी है। राज्य की शक्तियों का प्रयोग व्यवहारिक रूप से सरकार के द्वारा किया जाता है,
लेकिन उसके बावजूद वो शक्तियां सरकार की नहीं हैं, शक्तियां राज्य की ही हैं। सरकार आती जाती रहेगी। ये पहली बार जो विचार दिया वो जॉन लॉक ने ही दिया कि राज्य अलग संस्था है और सरकार अलग एक संस्था है। सरकार मात्र उस बड़ी संस्था की एक एजेंसी है जो उसकी शक्तियों का प्रयोग तब तक करेगी जब तक कि पद पर रहेगी। नेक्स्ट है जन प्रभुसत्ता का सिद्धांत। सबसे पहले जॉन लॉक ने ही ये विचार दिया कि सरकार का आधार या सरकार के कानूनों का आधार जनता की इच्छा है। शासक को जनता की इच्छा के विरुद्ध कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए और अंतिम जो प्रभुसत्ता का स्रोत है वो जनता ही है। शासक को अपनी समस्त शक्तियां जनता से ही प्राप्त होती हैं। जनता स्वीकारती है ये हमारा शासक है, तभी तो वो शासक है। और ये विचार सबसे पहले जॉन लॉक ने प्रस्तुत किया। क्लियर है यहाँ तक?